ओके, पॉज करो। ओके जी, पेज नंबर 292, एग्जाम्पल 4। अच्छा भाई, 2010 के साल में, भाई उधर आवाज नहीं आ रही इस क्लास में। अच्छा भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, पॉज करके जाओ ना। ये चल पड़ा भाई उधर प्रोजेक्टर। ओके, शुक्रिया यार। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 292। भाई चिनमिन मिनमिन बुनबुन बंद कर देना। अच्छा जी, एग्जाम्पल 4, पेज 292। भाई ये जो दो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको 2010 में, 3 लाख वाला और 2 लाख वाला, पॉजिटिव फिगर्स पे लगना है रूल 1। तो ये सैलरी नहीं है, ये सैलरी नहीं है, तो इसलिए ये अच्छी बस होगी। लॉस है नॉन स्पेकुलेशन। अगर होता कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन तो एतराज वाली बात नहीं, अभी एतराज वाली बात नहीं है। अच्छी सवारी, तो अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है। अच्छी बसें पार्क करें, 3 लाख वाली और 2 लाख वाली, और अच्छी सवारी को उसमें बिठाएं, बस। देयर इज नथिंग कैरी फॉरवर्ड, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। इसलिए फिर 2010 का सवाल 2011 के सॉल्व करते हुए यूज नहीं होगा। अब 2010 के साल का कोई फायदा नहीं हुआ 2011 का सवाल सॉल्व करते हुए। तो बस 2010 में अल्लाह का शुक्र है जितना भी मसला था वो उधर ही हल हो गया। 11 में कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं है। अब 11 का सवाल करते हुए 10 का सोल्यूशन देखें या 11 का सवाल इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें? इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। ये आ गई जी बुरा लॉस, और ये आ गई बुरी सवारी, क्योंकि कैपिटल और स्पेक्यूलेशन बीइंग अ लॉस बुरे हैं। लेकिन बस अच्छी है, लेकिन सवारियां बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या करें? बस को चला दें, बस को चला दें। 6 लाख को चला दें, और पुराने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, सॉरी इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लो, बस। अगला साल, अगले साल ये करेंगे। ये हैं तो पाकिस्तान लॉसेस, लेकिन अकल तो वही लगानी है ना, फॉरेन लॉसेस पाकिस्तान लॉसेस में। ये उसको प्रॉफिट को अंदर रखें जिसका पुराने साल का लॉस है। तो अब अगले साल तीनों ही प्रॉफिट आ गए हैं, तो क्या करें? इस प्रॉफिट को इस्तेमाल करें इसका भाई माइनस करने के लिए, इस प्रॉफिट को इस्तेमाल करें इसका भाई माइनस करने के लिए। ये जो 9 लाख है ना, अब इसमें से कोई पुराने लॉसेस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस तो सेम हेड में से माइनस होगा। तो 40 में से 80 माइनस करें, 40 कैरी फॉरवर्ड, 70 में से 90 माइनस करें, 20 कैरी फॉरवर्ड, और जो बच गया उसको टॉप टॉप चला दें। एग्जाम्पल 5 जी, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है, अच्छी सवारी, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा जी, अच्छी सवारी, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां। 1.5 लाख में से माइनस करें 4 लाख, 1.5 लाख में से माइनस करें 4 लाख, नहीं होता, नहीं होता है, 2.5 लाख बच गया। तो 1.5 लाख में से माइनस करें 4 लाख, 2.5 लाख बच गया। 2.5 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर लें, और एक और भी कैरी फॉरवर्ड है 2 लाख, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो अब बताएं जी क्या बना? कैरी फॉरवर्ड स्पेक्यूलेशन दो सौ, और कैरी फॉरवर्ड नॉन स्पेकुलेशन 250। अगले साल, अगले साल स्पेकुलेशन में दोबारा लॉस आ गया, चाती मारें, ये भी लॉस, ये भी लॉस। तो अब कोई प्रॉफिट तो है नहीं कि तरतीब से माइनस करना शुरू करें, बस इसको भी कैरी फॉरवर्ड ही कर लें। अब 1 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 2 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस 40 को इस्तेमाल करें ये वाला 250 माइनस करने के लिए, क्योंकि 250 वॉज स्लीपिंग। तो इस 40 को इस्तेमाल करें 250 को माइनस करने के लिए, 40 को इस्तेमाल करें 250 को माइनस करें, बाकी। अच्छा,
अब चैप्टर के टॉप पे आए, सेक्शन 56। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि कैरी फॉरवर्ड के रूल्स बताएं, फिर तो हर सेक्शन के लिए अलग कैरी फॉरवर्ड है, हर हेड के लिए अलग सेक्शन है, 57, 58, 59। कैरी फॉरवर्ड के लिए तो टेंशन नहीं। मसला तब आता है जब थ्योरी का सवाल है सेट ऑफ के लिए। तो अगर सेट ऑफ करने हो दो बुरे लॉसेस, तो उनमें तो सेट ऑफ का तस्वुर ही नहीं। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कैपिटल गेन का लॉस इस साल आया, उसे क्या करें, तो आपने ये सारा नहीं लिखना, बस एक लाइन लिखनी है, कैपिटल गेन का लॉस कैन नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड। और अगर सवाल आया स्पेकुलेशन का लॉस आया है, तो उसको करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये सारा आपने नहीं लिखना, आपने बस एक लाइन लिखनी है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कैन नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड। लेकिन अगर आपको बिजनेस का लॉस आ जाए, प्रॉपर्टी का लॉस आ जाए, अदर सोर्स का लॉस आ जाए, तो फिर आपने लाइनें लिखनी है। मैं मिसाल देता हूं, आपको बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन सादा बिजनेस में लॉस आ गया, तो आप लिखिएगा अ पर्सन कैन सेट ऑफ अ लॉस अगेंस्ट एनी अदर हेड, इसको माइनस कर लें किसी भी हेड में से एक्सेप्ट सैलरी, और ये पॉइंट 2 भी लिखाइएगा, अ लॉस अंडर एनी हेड विच इज नॉट माइनस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, हाउएवर लॉस अंडर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। और आखिरी बात भी लिखाइएगा, अगर कोई लॉस आ जाए बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में और किसी और हेड में, तो अदर हेड को प्रायोरिटी देंगे। फिर सारी बातें लिखाइएगा। अच्छा, अब अगर सवाल आया प्रॉपर्टी के लॉस का क्या करना है, तो आप लिखाइएगा अ लॉस कैन बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड, प्रॉपर्टी का लॉस जिस मर्जी में से माइनस करो एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा। पॉइंट 2 भी लिखाइएगा, अ लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम इज नॉट सेट ऑफ कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लेकिन आगे ना लिखिएगा कुछ होएवर। और आखिरी बात फिर लिखाइएगा, इफ देयर इज अ लॉस अंडर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एंड प्रॉपर्टी, द प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू प्रॉपर्टी अदर हेड, तो फिर प्रायोरिटी आप अदर हेड को दे दें क्योंकि उसका लॉस डेड हो जाए। तो अगर कैपिटल गेन का लॉस आ गया या स्पेकुलेशन का लॉस आ गया और सवाल आया थ्योरी का कि सेट ऑफ कैसे करना है, तो सिर्फ ये पहले की आखिरी लाइन लिखनी है। और अगर बाकी और कोई लॉस आ जाता है स्पेकुलेशन कैपिटल के अलावा, तो फिर शायद सारी लाइनें ही लिख देने में कोई हर्ज नहीं है। ये हम कल सवाल कर रहे थे, डेट वॉज ऑन पेज नंबर 300। हमारा रह गया था इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुराद नॉन स्पेकुलेशन होगा। अच्छा जी, इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में तो सेक्शन 57 हो जाएगा, 57। हाँ, पूरा 5 नंबर एंड पे डिप्शन वाली बातें देखो स्किप करनी है, शॉर्ट फॉर्म में डिप्शन वाली बातें में लिख देना, लेकिन अब क्या करें 5 नंबर है, लिख दो, कोई नहीं मसला। अच्छा, और कैरी फॉरवर्ड में सेक्शन 56 का 1 एक्सेप्ट लास्ट लाइन, लास्ट लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट लाइन तो आपने स्पेकुलेशन के लिए लिखनी होती है ना, या कैपिटल लॉस के लिए। 2 भी लिखाइएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करो, और 3 में लिखाइएगा प्रायोरिटी किसको देनी है। तो अब 1, 2, 3 तीनों लिखाइएगा, लेकिन 1 की आखिरी लाइन जरूरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टर्म फॉरेन लॉसेस। फॉरेन लॉसेस को एक्सप्लेन करें, तो वो टर्म का मतलब ये है वेयर फॉरेन एक्सपेंसेस एक्सीड द फॉरेन इनकम, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन लॉस। जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ था, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें शाखा एक लाइन लिखाइएगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ इन फॉरेन लॉसेस, और फिर आगे सारा वही, हाउएवर फॉरेन लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, आगे सारा पॉइंट 2, 3, 4 सारे लिखाइएगा, कोई मसला नहीं। भाई टोपी पे किंग लिख देने से बंदा किंग बन जाता है लेट आके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जी पढ़ लिया? ओके, तो बताएं जी, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस वाला 57, क्योंकि बिजनेस को हम नॉन स्पेकुलेशन एज्यूम करेंगे, साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। और ये सेक्शन 59।
अच्छा जी, कैपिटल गेन में सेक्शन 56 के 1 की लास्ट लाइन काफ़ी है। कैपिटल गेन का लॉस करंट ईयर में किसी के अगेंस्ट भी माइनस नहीं हो सकता। 56 का 1 2 3, लेकिन एक्सेप्ट लास्ट लाइन। यू आर खंगिंग ओके। अब जी जब क्लास खत्म होने में 40 मिनट रह जाएं तो फिर आपने मुझे बता देना। हमने क्वेश्चन 11 करना है आज पास पेपर का, इसको फिर आधे घंटे में इंशाल्लाह कर लेंगे। चैप्टर 3 निकालें। दोबारा आज मिलेंगे इंशाल्लाह 3:45 3:15 पे, और इंशाल्लाह 4:05 पे आपको फ्री कर दिया जाएगा। अब वो जो ब्रेक होती है वो भी नहीं होगी आज। पेज नंबर 20 निकाल लें। भाई आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। छोड़े परे जिसने सवाल नहीं सुना। मोरालिटी बिहाइंड द टैक्स कंप्लायंस, मोरालिटी बिहाइंड द टैक्स कंप्लायंस। अच्छा मोहतरम, टैक्स पेयर के लिए हम एथिक्स शुरू करने लगे हैं। टैक्स पेयर जो होता है उसके लिए एथिकल बिहेवियर क्या है। असल में डिफरेंट किस्म के टैक्स पेयर हैं और उनकी डिफरेंट किस्म की सोच है। उस सोच के मुताबिक बबल खाते हुए उससे पैसे निकलवाना, ये कमाल की चीज है। अच्छा, अब वो सोच क्या है और डिफरेंट किस्म के लोग क्या हैं, ये जरा सुनिएगा। मिसाल के तौर पे इसमें तो एफबीआर वाले दूर की बात, फकीर भी बड़ा अकलमंद होता है। आपको देखते हैं तो जाते हुए कहता है कि अल्लाह तीनों पास करे। जैसे आप कॉलेज से निकल रहे थे बैग उठा के अल्लाह तीनों पास करे। और इसी तरह आप जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपको देख के जो है वो कहते हैं अल्लाह तेरा रिश्ता कराए। फिर आप थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो आपको वो इधर खड़े होकर आमीन कर रहे हैं। फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह तीनों नौकरी दे। तो आगे पीछे होगी चीजें, कोई नहीं, पहले कर लीजिएगा। रिलैक्स, कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं, रिलैक्स पहले कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आप थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अल्लाह तीनों औलाद दे। फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं अल्लाह तीनों हज कराए। लेकिन आप लोग पहले कर लीजिएगा, आप लोग पहले कर लीजिएगा, वेट ना कीजिए, शुरू ही। अच्छा, और नहीं, आखिर में ये कहते हैं अल्लाह तीनों आराम ना लगे ला जाए। तो ये चलो छोड़ो परे, वो उधर दो बीवियों के इशारे कर रहे हैं खड़े होकर। समीउल्लाह आप क्लास में ना आया करो। अच्छा, हाइब्रिड से 4 का इशारा आ गया। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि टैक्स पेयर्स की डिफरेंट सोचें हैं, उनके मुताबिक आपने उनसे पैसे मांगने हैं। कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ये असल में टैक्स से अभी लिंक ना करें, जनरल बात सुने। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशियों की बातें करते हैं। कुछ लोग काम करते हुए खुशी की बात नहीं करते, कहते हैं बस ड्यूटी है तो कर रहे हैं। और कुछ लोग बात करते हैं कि अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना ये असल चीज है। तो ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिनके डिफरेंट किस्म की थॉट्स हैं। यूटिलिटेरियन जो है खुशियों की बातें करते हैं। डिओंटोलॉजिस्ट जो हैं ड्यूटी की बातें करते हैं। डेंटिस्ट नहीं, डिओन, कोशिश करें बोले साथ वाले को, डिओन, बीच में डैन निकल जाने मुंह से। तो डिओन सही तरह बोले डिओंटोलॉजी। पहले वाला भी बोले, पहले वाला नहीं बोलना, यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, और वर्चू एथिसिस्ट्स, वर्चू एथिक्स लिखा हुआ है लेकिन इनको वर्चू एथिसिस्ट्स कहते हैं इन लोगों को। तो वर्चू एथिसिस्ट्स, ये 3 किस्म के फिरके पाए जाते हैं दुनिया में। यूटिलिटेरियन टेल्स अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। हमने कहा हैप्पीनेस, कहता है हैप्पीनेस इज हा। नो, हैप्पीनेस इज, पेपर में लिखिएगा, हैप्पीनेस इज हा। हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर डिजायर्स। डिओंटोलॉजी वाले कहते हैं यार हैप्पीनेस छोड़ो, बस जो काम ड्यूटी है करो, बस हुई। हर वक्त तुम्हें हंसी की पड़ी रहती है। डिओंटोलॉजी इज बेसिस एथिक्स ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी। और एक तीसरा फिरका जन्म, वो कहते हैं वर्चू एथिक्स फोकस ऑन खूबियां वी शुड हैव। इसको भी हाईलाइट कर लें, खूबियां, फोकस ऑन खूबियां वी शुड हैव। अ ब्रॉड कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज हियर। एक ब्रॉड मीनिंग होना चाहिए यहां पे। वर्चू इज नॉट जस्ट ऑनेस्टली, ये ऑनेस्टी नहीं है सिर्फ, बट यूजिंग वन सलाहियतें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, जिसको आप मोबाइल पर जाया कर रहे हैं, बट यूजिंग अपनी सलाहियतें एंड लीडिंग अ फुलफिल्ड लाइफ इज ऑल्सो अ खूबी। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो पहले हैप्पीनेस हो गया, दूसरा ड्यूटी हो गया, और तीसरा खूबियां या टैलेंट्स।
अब इसको जरा टैक्स से लिंक करें। ये जो पहले वाले लोग हैं ये कहते हैं हमारा इकोनॉमिक गोल ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज सबको अवेलेबल हों फॉर अ डिसेंट लाइफ। आपका इशारे पे रुकना, इसका कंप्लायंस लेवल हाई है या लो है? लो है। कुछ लोग कह रहे हैं हाई है, कुछ लो है। बस समझ आ गई बात आपको। कंप्लायंस लेवल होता है लॉ को मानने का जज्बा, कंप्लायंस लेवल। तो कंप्लायंस लेवल कुछ लोगों का टैक्स की नजर में हाई होता है एफबीआर की नजर में, और कुछ लोगों का कंप्लायंस लेवल लो होता है। तो कंप्लायंस लेवल का उर्दू में तर्जुमा अगर आप लिखना चाहें, टैक्स के लॉ को मानने का जज्बा या लॉ मानने का जज्बा। कंप्लायंस लेवल होता है लॉ मानने का। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखें, लॉ मानने का जज्बा। लॉ को मानने का जज्बा। यूटिलिटेरियन फिरके का लॉ को मानने का जज्बा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ख्याल है कि रिसोर्सेज आम लोगों को चाहिए और ये टैक्स खुशी से देंगे, क्योंकि टैक्स जब देंगे तो हुकूमत गरीबों में वो तकसीम करेगी चीजें जिससे लोग खुश होंगे। तो यूटिलिटेरियन का लॉ को मानने का जज्बा ज्यादा होगा। कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर, ये जरूर आपने लिख के आना है। इसके लॉ को मानने का जज्बा बहुत बेटर होगा। कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर। ओके। डियोंटोलॉजिस्ट, ये लोग कहते हैं जी टैक्स देना इसलिए जरूरी है कि आप सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पब्लिक हॉस्पिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रेनें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई रेलवे लाइनें नहीं बिछी हुई थी, हुकूमत ने पूरी पूरी रेलवे लाइनें आपको बिछा के दे दी। तो इतने बड़े जाल नेटवर्क मोटरवेज, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, बस आप टैक्स दें, बात खत्म। ये तो हमारी ड्यूटी है। डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच ले डाउन ड्यूटीज। देयर इज अ ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू पे फॉर द सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट। द वन हु यूजेस अ पब्लिक हॉस्पिटल और पब्लिक रोड्स should pay for it. So this process it is obligation to pay for use of public facilities. वर्चू एथिसिस्ट फरमाते हैं, इनको सलाहियतों की बात करेंगे कि आपको अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करनी चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब लिखें पैसे। पैसे पैसे इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स। जिस काम पे पैसे ज्यादा मिल रहे हो वहां पे बंदा अपनी सलाहियत भी ज्यादा लगाता है, दिन रात एक कर देता है, कुर्बानी करता है, घर वालों को छोड़ता है, अपना आराम छोड़ता है, अपनी राहतें छोड़ता है, घर के खाने छोड़ता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स। लेकिन अगर इनको यह कहा जाए कि आप अपने टैलेंट्स इस्तेमाल करके ज्यादा कमाएं और ज्यादा टैक्स दें, तो फिर वो पैसे कम हो जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों से अगर आपने टैक्स लेना है तो इनको इनकी सलाहियतें इस्तेमाल करवाकर कम टैक्स लें, ताकि ये शौक से सलाहियतें इस्तेमाल करें। शायद अगर आपके अंदर मेहमानों को खिदमत का जज्बा नहीं है तो फिर आप मेहमान के लिए खाना खुश दिली से नहीं पका रहे होंगे, आप कह रहे होंगे ये तो सारा वही खा जाएगा, मैं क्यों खुश दिली से पकाऊं। तो इसी तरह कहते हैं पैसे इंकरेज करते हैं लोगों को कि वो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने टैक्स रेट ही 35, 40, 50% कर दिया तो फिर वो पैसे कम पड़ जाएंगे। इंसेंटिव्स को अंडरलाइन करके लिखें पैसे। इसलिए शायद इन लोगों की नजर में टैक्स तो लगना चाहिए लेकिन टैक्स रेट कम होना चाहिए। अनदर खूबी इज चैरिटी। एक और खूबी होती है चैरिटी, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या आप पैसे दे दें किसी को, और टाइम, या गरीब के घर जाके खाना पका दें। तो इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ टाइम। द मोर टेक होम कैश पीपल हैव, अगर 100 रुपया डिविडेंड है और 2 रुपए टैक्स है तो 98 होगा टेक होम। लेकिन अगर 100 रुपया डिविडेंड है और 15 रुपए टैक्स है तो 85 होगा टेक होम। टेक होम तो फिर कम हो गया आपका। तो मोर टेक होम कैश पीपल हैव, घर लेके जाने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड। अगेन इनकी सुई वहीं उड़ी हुई है कि टैक्स रेट कम रखो ताकि हम टैलेंट भी इस्तेमाल करें। हमें पता हो कि हमारे टैलेंट से जो पैसे होंगे वो हमें ही मिलेंगे, गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं जाएंगे। और दूसरा, इनकी इस चीज के ऊपर भी फोकस है कि अगर तुम हमें पैसे ज्यादा दोगे तो हम चैरिटीज भी ज्यादा शौक से करेंगे। द मोर टेक होम पीपल, द मोर टेक होम कैश पीपल हैव, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम टू परफॉर्म चैरिटी। और फिर पैसे जेब में पड़े होंगे तो फिर बंदा सोचेगा भी यार टाइम निकाल लेते हैं चैरिटी के लिए। एक और चीज, अ थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। जी, पैसे जेब में ज्यादा इसलिए होंगे वो पैसे खर्च हो जाने ना, तो फिर और कमाने के लिए टैलेंट इस्तेमाल करेगा। हाँ, तो टैलेंट और इस्तेमाल करेगा ना। अब आपने 1 साल टैलेंट इस्तेमाल करके कमा लिया, बस उसी पे बैठे रहोगे।
सोने की कान तो नहीं मिल गई, फुल स्टॉप। अ थर्ड वर्चू इज, बाकी बात को बढ़ाना है तो आ जाओ क्लास के बाद। अ थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। वैसे ही शुगर है यार मेरा और इसका और मेरा नहीं। अ थर्ड वर्चू इज इंडिपेंडेंस। अगला वर्चू क्या है? इंडिपेंडेंस। इट इज गुड टू लिव ऑन मनी। इट इज गुड टू लिव ऑन मनी। तो साथ वाले का कोई बच्चा मोबाइल देखता है, यार मोबाइल तो इसका जबरदस्त है यार, चल समोसा तो आज खिला। तो प्लीज पूर्वकार जिंदगी गुजारें, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, पूर्वकार जिंदगी ना 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 पूर्वकार जिंदगी गुजारें। अच्छा, लोअर टैक्स रेट मेक इंडिपेंडेंस इजी। बस बातें 7 कमेंट्स क्यों देने होते हैं, लिख के रख लिया करें। लोअर टैक्स रेट मेक इंडिपेंडेंस इजी। जितना टैक्स रेट, इनकी सुई वही अड़ी है, टैक्स रेट कम करो, इससे इंडिपेंडेंस भी इजी हो जाएगी, इससे चैरिटी देना भी आसान हो जाएगा, इससे टैलेंट इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब एफबीआर वाले आए। इट्स एनफ, 4-5 दफा मैंने रोके, बातें नहीं करनी। एफबीआर वाले लोगों के घर पैसे लेने जा रहे हैं। क्यों? लोगों को सिक्योरिटी देनी है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने हैं, लोगों को तालीम देनी है, या गरीबों की हेल्प करनी है। एफबीआर वाले इस मकसद से लोगों के घर पैसे लेने आए। नॉक 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 किया, अंदर से एक बंदा निकला, आए आप एफबीआर से आए, अल्लाह आपका भला करे। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में खुशियां फैलें, आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। यानी आपने एफबीआर वालों को अपना फिरका मिलते ही बता दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में खुशियां हैं, आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। एफबीआर वालों ने कहा बिल्कुल, आप हमें टैक्स दें और इससे जो है वो हम लोगों को तालीम देंगे, सेहत देंगे, जिससे लोगों में खुशियां आएंगी। इसने कहा यार वेल डन, ये गाय को गुड। बेगम मेरा वॉलेट लाओ, चलो भाई इनको टैक्स निकाल के दो। विल अप्रूव टैक्स। ये लोग टैक्स देने को तैयार होंगे, बिल्कुल टैक्स देने को तैयार होंगे, बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल रिजल्टिंग इन मोर हैप्पीनेस अमंग द पीपल। और आप अगले महीने दोबारा इनके घर चले गए। जी अब आप क्यों आए हैं? तो एफबीआर वालों ने कहा हम इसलिए आए हैं कि हमने आपसे पैसे लेके गरीबों की मदद करनी है, ताकि गरीबों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें आए। जबरदस्त, बेगम वॉलेट लाओ। बेगम ने कहा मुग्गे चौप लिया, अपने बरस में लिया। ओके ओके, विल अप्रूव टैक्स। ये टैक्स अप्रूव कर देंगे बिकॉज इट विल लीड टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों में पैसा जाएगा, एंड हैप्पीनेस अमंग्स द सोसाइटी। तो प्लीज इसको जरूर आपने लिख के आना है। उनकी सुई कहां अड़ी हुई है? हैप्पीनेस में। यहां भी कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन अल्लाह भला करे आई कैप का उसने पता नहीं किताब में क्यों नहीं लिखा कुछ। चलें आगे, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। आप जी अगले महल्ले के अंदर अगली गली में जाके दूसरे घर में एफबीआर ने नॉक किया, और जैसे एक बंदा बाहर निकला तो उस बंदे ने कहा हम मेरी ड्यूटीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं हमेशा ड्यूटी देता हूँ और मेरी ड्यूटीज़ बड़ी कमाल है, मैं ड्यूटीफुल बंदा हूँ। एफबीआर ने कहा हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी गरीबों की मदद करना है। इसने कहा हाँ, इस तरफ तो मेरा जहन गया ही नहीं था। बेगम ने मुन्ने को भेज दिया, ये लो विल अप्रूव टैक्स। ये भी टैक्स दे देगा खुशी से, बिकॉज इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पुअर। इसकी सुई ड्यूटी पड़ी हुई है। ओके, अब हम चीचू की मलियां पहुंच गए और हमने दरवाजे पे दस्तक दी। चीचू बाहर निकला, चीचू ने कहा मलियां वॉलेट लेके आओ। वर्चू एथिक्स, वर्चू एथिक्स। मैं भी टैक्स देने को तैयार हूं, बिकॉज इन चीजों से लोग एक जिंदा दिल लाइफ गुजारेंगे और अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कांगड़ी पहलवान ने क्या अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है? कांगड़ी पहलवान ने तो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करना, एक नौजवान आप जैसे ने अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है ना। इसी तरह जिसके पास तालीम नहीं है उस बेचारे ने क्या अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है? या जो बंदा हर वक्त डरा रहता है, वो से डर जाता है बेचारा, तो उस बेचारे ने क्या अपना टैलेंट को इस्तेमाल करना है? वो तो बाहर ही निकलता, डीओजी ना आ जाए। तो इसलिए ये तीनों चीजें आप दे दें, कुत्ते शुत्ते सारे मार दें, अस्पताल बना दें, तालीम दे दें। ऐसी सूरत में ये लोग, इसकी सुई कहां अड़ी हुई है? टैलेंट। तो ये लोग टैलेंट्स इस्तेमाल करेंगे। चीचू की मलिया में आप दोबारा उसी घर के अंदर गए अगले महीने और आपने कहा अब हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। तो इसने कहा कि इसकी सुई अड़ी हुई है टैलेंट्स और वर्चू पे, मैंने आपको बताया था। इसने कहा इससे बड़ी और खूबी क्या हो सकती है कि बदकिस्मत लोगों की मदद हो जाए मेरी तरफ से। विल अप्रूव टैक्स बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ बदकिस्मत इज इन इट सेल्फ, खुद अपने अंदर बहुत बड़ी खूबी है। तो वर्चू और टैलेंट्स इसके लिए है, उसके लिए ड्यूटी है और उसके लिए हैप्पीनेस है। इन द एंड कंक्लूजन निकलने लगा जी। मोरालिटी फॉर सिटीजन्स। मोरालिटी क्या होता है? अखलाकियात कह सकते हैं। अखलाकियात फॉर सिटीजन्स टू पे टैक्सेस जस्टिफाइड, यानी अखलाकी तौर पे लोगों को टैक्स देना चाहिए। क्यों टैक्स देना चाहिए? इसलिए कि गवर्नमेंट इससे सबको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और गवर्नमेंट इससे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देगी, सबको बराबर तालीम देगी, जिससे पता चलेगा कौन कितना होनहार है। ये जेल रोड है, ये नहर है, यहां पे एक इशारा है, इधर मैकडॉनल्ड्स है, इधर केएफसी है, इधर है पीआईसी, तो इधर पीआईसी है। इधर अपने रेस कोर्स छोड़ो, क्या आप देखेंगे मार्च में जाके सैर करेंगे। तो इधर से आप आ रहे हो ना, तो इधर एक सर्विस लेन है, ऐसे होके ऐसे आप सर्विस लेन में जा सकते हैं। ये शायद आप लोगों ने तजर्बा किया हो
ठीक है, कितने लोगों ने देखा हुआ है, हाथ खड़ा कर दें। तो अब आप आ रहे थे और आके जो है वो आपने इशारा देखा आगे लाल हुआ हुआ था, तो आपने ऐसे करके ना चाचू के घर जाना नहीं, मामू के घर नहीं, फूफो के घर चलो। तो आप निकल गए, बाकी लोग इशारे पे खड़े हैं, आप निकल गए, लेकिन आप सर्विस लेन में होकर निकले, आप सर्विस लेन में होकर निकले, मेन लेन में नहीं, थोड़ा सा इधर कर लें, आप सर्विस लेन में होकर निकले। तो इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेंस, इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेंस। लॉ के अंदर रहते हुए अपना टैक्स सेव करना, लॉ के अंदर रहते हुए अपना टैक्स सेव करना। अक्सर लोग होते हैं, आप देखते हैं दूर से इशारा देखते हैं, सर्विस लेन में डाल लेते हैं, तो लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स अवॉइड करना। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं, तो ये अवॉइडेंस नहीं है, इसको कहते हैं इवेजन। इसे क्या कहते हैं? इवेजन। तो अवॉइडेंस अलाउड है और इवेजन तो जुर्म है। अवॉइडेंस अलाउड है, इवेजन जुर्म है। अब अवॉइडेंस की मिसालें दी जा सकती हैं कई। मिसाल के तौर पर एक बंदा 180 डेज रुक के जल्दी जल्दी काम समेट के पाकिस्तान से चला गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर 183 डेज रुक गया तो उसको पाकिस्तान और फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा। अब आप इसको पकड़ नहीं सकते कि यार तुमने ऐसा क्यों किया। द रीजन इज के लॉ के अंदर रहते हुए उसने ऐसा किया, तब आप उसको पकड़ नहीं सकते। इट इज कॉल्ड एज अवॉइडेंस, और उसने बिल्कुल सही किया। दो बंदे हैं, वो यूपी के तौर पे भी कारोबार शुरू कर सकते हैं जिसमें 0 से 6 लाख कमाएंगे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो कंपनी के तौर पे भी कारोबार शुरू कर सकते हैं जिसमें 1 रुपया भी कमाएंगे तो 29% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी से लिए टैक्स रेट 29% है। तो जो बंदा लॉ के अंदर रहते हुए अपने आप को बचाए, डेट इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। आप ऐसी जगह पे अपना बिजनेस शुरू कर दें जहां पे हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया हुआ, जैसे स्पोर्ट्स के आइटम अक्सर बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होते हैं, तो आप ये काम शुरू कर दें। अब अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं तो ये लॉ के अंदर रहते हुए अपने आप को सेव करना है। इसे टैक्स प्लानिंग भी कहते हैं, अवॉइडेंस भी कहते हैं। पहले मैं ये नीचे वाली लाइन पढ़ाऊं दोनों, फिर ये ऊपर वाला पढ़ता हूं। टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल यूज ऑफ लॉ, ये लीगल यूज है लॉ का, टू वन्स ओन एडवांटेज, अपनी जात के लिए, कोई मसला ही नहीं, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी मर्जी है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें पार्टनरशिप के तौर पर, या और पार्टनरशिप का टैक्स रेट कम है पाकिस्तान में कंपनी से। अनदर एग्जांपल इज स्टार्टिंग बिजनेस इन अ टैक्स फ्री जोन, सियालकोट में और किसी इलाके में जहां पे चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, वहां बिजनेस खोलने अपना। लेकिन टैक्स एवेजन इज एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल्स, एओपीज एंड कंपनीज अनलॉफुली अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स। इन टैक्स एवेजन टैक्स पे जानते बूझते हुए छुपाता है, कंसील होता है छुपाना, द ट्रू फैक्ट, इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इनकम छुपाना, मिसक्लासिफाई करना, गलत खर्चे माइनस करना और गलत टैक्स क्रेडिट लेना, ये सारी चीजें और इवेजन। चंद सालों से टैक्स बचाना अवामुन नास का एक बहुत बड़ा मौजूए बहस बना हुआ है कि लोग कहते हैं टैक्स बचाना चाहिए, मारना नहीं, बचाना चाहिए। इट इज कंप्लायंस विद लॉ, कहते हैं इसमें मुझे एतराज नहीं है, ये लॉ के अंदर रहते हुए अपने आप को बचाना है। लेकिन दो एग्रेसिव और एब्यूसिव अवॉइडेंस, एग्रेसिव और एब्यूसिव अवॉइडेंस सही नहीं है कि बस हर दफा बैठना ही इस नीयत से कि मैंने टैक्स बचाना है और न्यूमेरिकल करते हुए एक ही सोच हो कि बस हुकूमत को ही नुकसान पहुंचाना है, जहां जहां लॉ में गलतियां उनको पकड़ूं और अपनी जात को फायदा पहुंचाऊं। कहते हैं इसकी भी लिमिट होती है, अवॉइड करने की भी लिमिट होती है कि हर दफा ही चाची फूफी ताई के घर जाना और सोच रहे हैं और निकल जाया करो, लिमिट होती है अवॉइडेंस की भी। दो एग्रेसिव और एब्यूसिव अवॉइडेंस एज अपोज टू सिंपल टैक्स प्लानिंग। सिंपल टैक्स प्लानिंग तो अवॉइडेंस लग रही है, लेकिन एब्यूसिव यूज ऑफ अवॉइडेंस भी सही नहीं है। लेकिन सिंपल टैक्स प्लानिंग आप कर लें, कोई मसला नहीं, आप प्लान करें कि मैं टैक्स कैसे दूं, तो और एब्यूसिव अलाउड नहीं है, सिंपल प्लानिंग अलाउड है, जिसमें आपका मकसद होता है तो लेटर ऑफ लॉ को फॉलो करें। लेटर ऑफ लॉ होता है लॉ बनाने वाले का मकसद, ट्रू स्पिरिट। तो लॉ बनाने वाले की ट्रू स्पिरिट आप सामने रखें कि इनिशियल अलाउंस में उसका वो चाहता है कि हमें फायदा दे, टैक्स रेट्स में चाहता है हमें फायदा दे, जुर्माना हम पे कर रहे हैं, हम जुर्म कर रहे हैं, चाहते हैं हमें सजा दें। स्पिरिट को लॉ के सामने रखते हुए आप लॉ लगाएं, ना कि हर वक्त लॉ में गलतियां ढूंढ के अवॉइड करने के चक्कर में ही पड़े हों। तो दो बातें होगी, एक हो गया एब्यूसिव अवॉइडेंस, इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन किसकी इजाजत है? टैक्स प्लानिंग की, टैक्स प्लान करने की इजाजत है। डन। ये था जी आज का सारा। अब इन दोनों में डिफरेंसेस बता दें, अवॉइडेंस और इवेजन में। अवॉइडेंस में आप लॉ को क्या करेंगे? फॉलो, लेकिन इसमें आप टैक्स अवॉइड करेंगे थ्रू इलीगल मींस। अवॉइड का लफ्ज़ उसने लिख दिया इवेजन में, लेकिन अवॉइड करेंगे थ्रू इलीगल मींस। ये फर्क देखें जल्दी, जैसे जीरो रेट और एग्जाम सेल के फर्क शौक से देख रहे थे। इसमें आप लॉ के लूप होल्स निकालते हैं, लॉ में गलतियां निकाल के अपनी जात को फायदा देते हैं। इसमें आप अनफेयर मींस यूज करते हुए जो है 2 नंबर तरीके से टैक्स बचाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट डन विद इवल इंटेंशन, इसमें आपकी इवल इंटेंशन नहीं होती, बट टू कंप्लाई विद लॉ, आपका दिल होता है लॉ को फॉलो करूं। टैक्स इवेजन इज अनलॉफुल वे ऑफ पेइंग लोअर टैक्स।
टैक्स अवॉइडेंस लुक्स लाइक अ टैक्स प्लानिंग, ये टैक्स प्लानिंग की तरह है, एंड टैक्स इवेजन इज अ फ्रॉड। वो टैक्स प्लानिंग है, ये फ्रॉड है। अगली बात इतनी जानदार मुझे नहीं लगती इसकी, एंड इज डन बिफोर टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी राइज होने से पहले ही आप प्लान कर लेते हैं मैंने कैसे टैक्स देना है, और ये जिस वक्त आप टैक्स देने की बारी आती है ना, उस वक्त आप सोचना शुरू करते हैं कैसे कैसे बचाऊं। तो ये इसने लफ्ज यूज किया, अगर याद रहा, इधर बिफोर का लफ्ज है और इधर आफ्टर का। तो प्लानिंग पहले हो जाती है, जिससे टैक्स बचाना भी कह सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स देना पड़ जाए और 30 सितंबर को आप खड़े होकर सोच रहे हो आप क्या क्या करूं, तो वो फिर आपको 2 नंबर तरीके सोच रहे होंगे, आपने पहले सब कुछ प्लान नहीं किया हुआ प्रॉपर। डोनेशन देना ताकि टैक्स बचे, बिल्कुल अलाउड है, ये एक अच्छी मिसाल है टैक्स अवॉइडेंस की। लेकिन गलत रिटर्न बनाना, जिसमें अपने बाहर के मुल्क के एसेट शो ना करना, पता नहीं आई कि अपने क्यों नवाज शरीफ का लफ्ज डाल दिया किताब में, मेरे ख्याल से डालना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं है। तो नवाज शरीफ का लफ्ज उसने किताब में डाल दिया। पनामा पेपर लीक्स, इसमें पेपर से पता चला था कि इसके बाहर के मुल्क में भी एसेट्स हैं, तो उसे अपनी रिटर्न में शो करने चाहिए थे, जो शो नहीं किए थे, तो जिसकी वजह से इट इज इवेजन, इट इज नॉट अवॉइडेंस, इट इज इवेजन। अच्छा यार, मिस्टर ए का कारोबार है जूते बेचने का, उसकी सेल है 20 मिलियन। यार चुप करो, उसने सारे पैसे लॉकर में छुपा के रख दिए कि टैक्स वालों को पता ना चले। अवॉइडेंस है, इवेजन है, इवेजन। मिस्टर बी ने 50 मिलियन कमाया, जिसमें से उसने बताया सिर्फ 36 मिलियन है एफबीआर को डिक्लेयर, बकाया पैसे उसने छुपा दिए किसी बैंक अकाउंट में ताकि उनको पता ना चले, इवेजन। मिस्टर सी ने 50 मिलियन कमाया, लेकिन इसने 37 मिलियन के खर्चे रिकॉर्ड किए हैं लीगल टैक्स यूज करते हुए ताकि इसको कम टैक्स देना पड़े, अवॉइडेंस। लीगल टैक्स यूज करते हैं तो लॉ के अंदर रहते हैं या लॉ को वायलेट करके, लॉ के अंदर रहते हैं। अब इस सारी डिस्कशन के बाद हम दोबारा वापस आने लगे हैं उन 3 अप्रोचेस की तरफ। इसमें तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, ऊपर यूटिलिटेरियन लिखा हुआ है, फिर आखिर वाला ये है, और दरमियान वाला डिओंटोलॉजी। अब एक सवाल है सिर्फ कि ये तीनों लोग टैक्स अवॉइडेंस पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि इवेजन की डिस्कशन अब मैं नहीं करूंगा। इन तीनों के लिए इवेजन तो नॉट अलाउड है। अवॉइडेंस में क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा ग्रे एरिया अवॉइड करते करते अब्यूसिव अवॉइडेंस भी शुरू हो जाती है। अवॉइडेंस की भी एक हद होती है ना। ये तीनों अवॉइडेंस पसंद करते हैं या नहीं। तो पहले तो एक ना काम करें, ही माइट बी विलिंग, ही विल डिसलाइक, ये तो डिसलाइक करेगा, ये फेवर नहीं करेगा अवॉइडेंस की, बट माइट नॉट कंडेम इट। ये 3 बातें हाईलाइट करें, ये तो मेन है जो एग्जामिनर ढूंढेगा आपके सोल्यूशन में। चलें जी, इनको बॉटम से पढ़ना शुरू करते हैं, बॉटम से पढ़ना शुरू करते हैं। अ डिओंटोलॉजिस्ट, जो ड्यूटीज वाला था मेरे ख्याल से, डी डिओंटोलॉजिस्ट डी ड्यूटी में सेम हो गया। ड्यूटी वाला कहता है कि मेरे ख्याल से टैक्स बचाना नहीं चाहिए, बस जो बनता है हुकूमत को दे दो। ऐसे ही लॉ को बार बार पढ़ना मुनासिब नहीं है, बट माइट नॉट कंडेम इट, लेकिन शायद इसको बुरा भी नहीं कहेगा कि हमने क्या मतलब, तुम तो दोनों बातें कर रहे हो। कहते हैं असल में मेरा एक आर्ग्यूमेंट है कि ये आपकी ड्यूटी है टैक्स देना, फिर बचाना नहीं बचाना, कहते हैं ये बहस ही नहीं मेरा बस काम है ड्यूटी है टैक्स देना, बस बचाना नहीं बचाने की बहस मेरे से ना करो, बट टैक्स देना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाला क्या कहता है? कहता है मैं तो नापसंद करता हूं अवॉइडेंस को। हमने कहा तू क्यों नापसंद करता है अवॉइडेंस को? कहता है मुझे नहीं पसंद टैक्स बचाना। हमने कहा क्यों? टैक्स तो बचना अच्छी बात है। कहता है इट इज नॉट एथिकल टू एक्सप्लॉइट द रूल्स नोइंग दैट वन इज एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर वन सेल्फ। ये शायद एब्यूसिव अवॉइडेंस की बात करना चाह रहा है। कह रहे हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लॉ को बार बार पढ़ के मैं इस नियत से पढ़ूं कि उसको मेरी जात को इससे फायदा हो। कहते हैं ये मुझे बार बार लॉ को खोल के पढ़ना इस नियत से कि मेरी जात को फायदा हो, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं तो क्लियरली एक वर्डिक्ट दे रहा हूं, आई डू नॉट लाइक टैक्स अवॉइडेंस। मुझे टैक्स अवॉइडेंस पसंद नहीं है। अब पहले वाला खुशियों वाला, आर यूटिलिटेरियन कंसर्न विद द एग्रीगेट खुशियां माइट बी विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस। ये तैयार होगा टैक्स बचाने के लिए। अगर टैक्स बचेगा तो वेल्थ इज केप्ट इन प्राइवेट सेक्टर, वेल्थ लोगों के पास रहेगी, मींस इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, और इससे भी खुशियां आएंगी लोगों में। प्राइवेट सेक्टर यानी लोगों के पास पैसे रहेंगे, इससे भी खुशियां आएंगी। इसमें थोड़ी सी ना इसकी सोच आप देखें गिर गई है, नीचे चली गई है। पहले ये खुशियों की बातें कर रहा था ओवरऑल, लेकिन इसमें अभी अपनी जात की खुशियां भी ले आया बीच में। और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे ना मिला के आपको ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन बस आई के अपने लिख दिया किताब में, बस काफी, हमें अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं इस पे। इस लाइन से आपको लग रहा है ये बंदा थोड़ा सा सेल्फिश हो गया है। आ यूटिलिटेरियन माइट बी विलिंग फॉर टैक्स अवॉइडेंस। अगर टैक्स बचेगा तो पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा, ये भी कितनी बड़ी खुशी की बात है। ये पहली बात इसने की।
यहां पे आप डैश लगा दें क्योंकि अगली बात बिल्कुल अलग है। एक डायग्राम मैं आपके सामने शेयर करूं। पाकिस्तान में एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है। लोअर क्लास ने तो टैक्स ही नहीं देना, 0 से 6 लाख वाले ने। अपर क्लास टैक्स एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है ज्यादा फीस देके। मिडिल क्लास अवाम आम लोग कैन नॉट हायर टैक्स एक्सपर्ट्स। ये लोग टैक्स एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं। अपर क्लास टैक्स सेव कर लेती है, इस तरह अवॉइड कर लेती है। मिडिल क्लास बेचारी टैक्स सेव नहीं कर पाती। इससे अपर क्लास बर्डन फील करती है? नहीं, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता, इतना बर्डन नहीं पड़ता टैक्स का। और पिछती कौन सी क्लास है? यस, बर्डन पड़ता है, इन पे बर्डन पड़ता है, इन पे बर्डन पड़ जाते हैं, इन पे बर्डन नहीं पड़ता। अब कहते हैं दो तराजू लो, बल्कि सॉरी तराजू तो एक ही होता है, उसके पल्ले दो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, पार्ट कहते हैं, पता नहीं। एक तराजू लो, उसमें मिडिल क्लास को मिलने वाले गम रखो क्योंकि इन पे बेचारों पे बर्डन पड़ गए, और अपर क्लास को मिलने वाली खुशियां रखो, तो वो पलड़ा झुक जाएगा जिसमें गम है, क्योंकि मिडिल क्लास पाकिस्तान में ज्यादा है और अपर क्लास कम है। ये कहते हैं ये खुशियों का इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। हमने कहा तू फिलोसफर बनेगा बड़ा होके। तो कहते हैं मुझे सारे एनालिसिस के बाद ना मैं सोच रहा हूं कि मिडिल क्लास को गम होगा, और वो गम इतना ज्यादा होगा कि वो खुशियां जो है पलड़ा ऊपर से हो जाएगा और गमों वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा। इससे खुशियों का क्या क्रिएट हो जाएगा? इंबैलेंस। इतनी सी बात करके आई कैप ने छोड़ दिया मसला। हालांकि आई कैप को आगे इसका सोल्यूशन देना चाहिए था। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हमने किताब में नहीं पढ़ना इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास को ट्रेन करे, गवर्नमेंट खुद आके मिडिल क्लास को ट्रेन करे, टीवी में आके प्रोग्राम दिखाए जिसमें इसको बताए कि आपने अगर टैक्स बचाना है तो उसके क्या तरीके हैं, क्योंकि ये लोग हायर नहीं कर सकते कि इनको। तो इस बात का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन सोल्यूशन अनलकीली हमारी किताब में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आई कैप की किताब में नहीं है। नोट करें, शौक से किया करें जैसे न्यूमेरिकल बन रहे। आप लोगों ने मुझे 40 मिनट पहले बताना था, अब 35 मिनट रह गए हैं। सवाल शुरू करते हैं, नोट करें। ये क्या करे समीउल्लाह? समीउल्लाह से साथ खड़ा, मोबाइल पे लगा हुआ है, सोया हुआ है, फिर तो नजर ही नहीं आ रहा। बचाना तो अलाउड है, गवर्नमेंट लॉ अगली दफा चेंज कर दे ताकि वो बचा ना सके। चलें जी, भाईजान बस लिख लिया? आज वो बड़े टाइम पे पहुंचे, अमेरिका शुरू होने लगा है। एक इस क्लास में कर लेंगे, अगली में कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। द यूटिलिटेरियन सेज दैट चार्जिंग टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास। बर्डन किस पे पड़ेगा? हु कैन नॉट अफोर्ड हायरिंग टैक्स लॉयर्स, जो लोग टैक्स लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ मिडिल क्लास, इनकी डिससेटिस्फेक्शन विल बी मोर एज कंपेयर टू सेटिस्फेक्शन अचीव्ड बाय ए रिच क्लास। इनको कैसे सेटिस्फेक्शन मिली है? बाय सेविंग टैक्स, बाय हायरिंग एक्सपर्ट्स। इसका हल नहीं इसने बताया, बस मसला बता के चला गया। अब कल इसमें से देखते हैं कि सवाल पास पेपर में किस तरह के आएंगे, लेकिन अभी तक पास पेपर में ये आया नहीं, लेकिन आ सकता है। अवॉइडेंस इवेजन तो जरूर आ जाना चाहिए पेपर में, काफ़ी अरसे से नहीं आया। और ये डब्बा भी अभी भी आएगा, अपनी किताब में डाला है, तो ये डब्बा भी आने का बहुत चांस है। अच्छा जी, मुझे बताएं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? डिस्क्राइब एनी 3 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच कैन बी हेल्पफुल। 3 कैनन्स नहीं पूछ रहा मेरे भाई, 3 मेन पूछ रहा है बाबा जी वाले। तो आपने इनमें से बताने थे, क्योंकि उसने मेन पूछे हैं। एडिशनल पूछता तो फिर अगले वाला हमसे बताते। ये ना कहेगा मेरी नजर में तो मेन दूसरे हैं इसलिए मैं वो लिखाया हूं। चलें जी, पेज 299, क्वेश्चन 11। लॉसेस का न्यूमेरिकल्स करें, कल भी इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल होगा लॉसेस का, जैसे आज हो रहा है। पेज 299, क्वेश्चन 11।
हेड्स ऑफ इनकम बता दें कितने हैं, 6 हैं 12 हैं? हेड्स ऑफ इनकम 6 हैं 12 हैं? 12। 6 पाकिस्तान और 6 फॉरेन, टोटल कितने हो गए? 12। बल्कि एक दफा हमने ये भी पढ़ा था, फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स स्पेक्यूलेशन नॉन स्पेक्यूलेशन शैल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट बिजनेस। एक दफा बल्कि ये भी पढ़ा था, फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ खर्चे पाकिस्तान एंड फॉरेन इनकम शैल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट हेड। तो ये सेपरेट है सारी चीजें। तो टोटल हेड्स कितने हो गए जी? 12। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, सैलरी प्रॉपर्टी अदर सोर्स कैपिटल गेन बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेकुलेशन, पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में। एक दुकान है मेरी कराची में और एक दुकान है मेरी गुजरांवाला में। मैं इन 12 में से कितनी इनकम्स कमा रहा हूं? एक्सेलेंट, एक इनकम कमा रहा हूं। उसका नाम क्या है? बिजनेस। कराची में मैंने शेयर बेचे और लाहौर में मैंने शेयर बेचे, कितनी इनकम्स कमा रहा हूं? एक। कौन सी? सिर्फ कैपिटल गेन। एक मेरा बिजनेस चाइना में, एक जर्मनी में है। गप मार रहा हूं, वैसे मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूं। एक मेरा बिजनेस चाइना में, एक जर्मनी में है, एक इनकम कमा रहा हूं। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। एक हेड है, बस एक हेड है। इसको आप दूसरा बताएं कौन सा है? दूसरा हेड बताओ कौन सा है? एक ही हेड है। टेक्स्ट तो छोड़ो, बस हेड्स पूछ रहा हूं सिर्फ कितने हैं। इस हेड का नाम क्या है? बिजनेस। यूरोप में मैंने घर किराए पे दिया हुआ है, चाइना में घर किराए पे दिया हुआ है और बांग्लादेश में घर किराए पे दिया हुआ है। अब मैं कितनी इनकम्स कमा रहा हूं? एक। फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सुबह जाके मैं जर्मनी में जॉब करता हूं, दोपहर को जाके मैं चाइना में जॉब करता हूं, शाम को आके बांग्लादेश में जॉब करता हूं। टार्जन। तो एक हेड है, उस हेड का नाम इनकम। तो हेड्स याद रखिएगा 12 ही हैं। फिर इनके बाद इनके लॉसेस के रूल हैं। इनके लॉसेस के रूल आपको पता है, इसमें सेट ऑफ की इजाजत नहीं है। ये 6 के 6 कैरी फॉरवर्ड ही होते हैं और इनमें फिर वो अच्छी बुरी और पता नहीं क्या रूल 1 2 3। असलम नहीं होता था आंटी शमशाद का बेटा, बीमार है वो यार गल। असलम इज अ रेजिडेंट एक्सपेयर। रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? पाकिस्तान भी और फॉरेन भी। हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर, वो इचरे में उसकी दुकान है पिछली गली में, तो लाहौर के अंदर उसका कुल्फियों का कारोबार है। एंड पेरिस के अंदर भी कुल्फी हो तो आसलम की, अंग्रेज भी कहते हैं असलमैनियन कुल्फी दे दें। पेरिस के अंदर भी असलम की कुल्फियां चल रही हैं। इन अगस्त 2014 ही एस्टैब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। तो उसने बर्लिन के अंदर जो है नई ब्रांच खोल ली। अभी तक बताएं कितने हेड्स ऑफ इनकम है? दो। ये हो गया पाकिस्तान का बिजनेस, ये हो गया फॉरेन बिजनेस और ये भी फॉरेन बिजनेस। तो ये दोनों एक ही हेड्स हैं। तो इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, ये एक ही हेड है और ये अलग है। लोअर तो हमारे इधर है ना, ओके। अच्छा, कितने लोगों के ख्वाब में कल या घर में पढ़ते हुए लगे हुए थे आप लोग? आफ्टर, घर में साथ साथ इशारा कर रहे थे, हाथ खड़ा करें। आफ्टर और बिफोर नहीं घर में लगे हुए थे, हाथ खड़ा करें। आफ्टर कितने लोग बोल रहे थे ऐसे साथ साथ? तो फायदा क्या है? अच्छा, अब्दुल्ला अभी जो है ना क्लास के एंड पे न्यूमेरिकल बांट देना, जो टेस्ट में आया था, लेटेस्ट टाइम का जो क्वेश्चन था, उसको भी अगली क्लास के अंदर थोड़ा टच मच करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कल वाला होमवर्क वाला सवाल हो गया था, आसान सा था, छोटे से 4 बंदों के अलग अलग न्यूमेरिकल थे। थोड़ा सा उसने शायद टफ टाइम दिया हो क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी नहीं उस बंदे की, तो बड़े आसान से सवाल थे लेकिन बड़े लर्निंग वाले थे। सोल्यूशन से देखिए चीजें पता चल गई होंगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फॉर टैक्स ईयर 2015। चलें छोड़ें, आप टेंशन ना लेके, होमवर्क नहीं किया आप। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फॉर टैक्स ईयर 2015। लाहौर के अंदर शहजादे को प्रॉफिट आया, पेरिस में भी प्रॉफिट आया, बर्लिन में अम्मी ने मना भी किया था ना ले पंगे। बर्लिन में क्या आया? टैक्सेस पे किए आपने, लाहौर में भी टैक्स पे किया है, पेरिस में भी, बर्लिन में भी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आई आपकी, नेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 3। कितनी कैपिटल इनकम कमाई है? 30। एक्सेलेंट। कैपिटल इनकम कमाई कितनी, मिली कितनी? 27। अच्छा सर आसिफ आपको कहें कि आई रिसीव्ड सैलरी ऑफ 80 ओनली, सैलरी ऑफ 80,000 ओनली आफ्टर टैक्स डिडक्शन ऑफ 20,000। आप लोग जब इनकम फ्रॉम सैलरी का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो आप 1 लाख को 12 से जरब देंगे या 80,000 को 12 से? 1 लाख को। तो याद रखिएगा कभी भी किसी भी हेड में अगर टैक्स माइनस हो गया हो तो वो टैक्स माइनस नहीं करने की इजाजत, टैक्सेस अगर कोई है वो तो एंड में माइनस होंगे जाके सवाल के,
टैक्स क्रेडिट्स के तौर पे माइनस होंगे, वो इनकम में से माइनस नहीं होते, उनका बेनिफिट अलग मिलता है। तो अगर कोई टैक्स टुक्स आपने पे कर दिया हुआ, वो एंड पे माइनस होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक बंदा लेके जा रहा था 85,000 का डिविडेंड घर, आपने पूछा तुम्हारा था कितना डिविडेंड, उसने कहा 1 लाख, तो तुम घर क्यों 85 लेके जा रहे हो? कहते 15,000 गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया। न्यूमेरिकल के फेस पे इनकम में आप लोग कितना डालेंगे, 85 या 1 लाख? 1 लाख। तो याद रखिएगा, नेट ऑफ टैक्स कभी भी न्यूमेरिकल के फेस पे इनकम से डालनी होती, इनकम टैक्स के बगैर वाली डालनी होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दिस 27 इज आफ्टर टैक्स? हालांकि बात में किसी और चीज के लिए कर रहा हूं, कल किसी और चीज के लिए बात की थी, लेकिन समझने के लिए दिस 27 इज, बट अगर ये टैक्स ना माइनस हुआ होता तो प्लीज इस फिगर को काट के 30 कर दें, क्योंकि जब मैं इस न्यूमेरिकल का फेस बनाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं इस पे 30 ही डालूंगा। हाँ, 3 का क्या करना है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले इसको सेट तो करें ना फिगर को। तो एक फिगर में मसला था, उसको हमने सही कर लिया। सैलरी भी अगर कभी आपको दे देना वो कि 80,000 एक एम्प्लॉय घर लेके जा रहे हैं, हालांकि है लाख रुपया, तो अब लाख को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, बिजनेस में कोई लॉस आ रहे हैं, कैपिटल में कोई लॉस आ रहे हैं, ये मेरे इसको ख्याल से गलत उसने लॉस यूज किया है। कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था, ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए था। और आई कैप को हाईलाइट भी किया फिर टीचर्स ने। फिर उसके बाद जब कभी अटेम्प्ट में सवाल आया, इससे पहले भी इसने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज लिखा था। लॉसेज हमारे साल खड़े हो गए तो पिछले साल के लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड ही होते हैं ना। और बल्कि इसके बाद भी एक क्वेश्चन 13 आया था सितंबर 16 में, उसने भी आई कैप ने फिर तोबा कर ली थी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ही लॉस लिख रहे हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड तो हमने खुद करना होता है, सवाल में जो एंड पे बचे उसे हम कैरी करते हैं। अगर पुराने साल का लॉस है ना, उसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड तो नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड पता नहीं से गलती से लिखा गया होगा या क्या हुआ। बहरहाल ये जी लॉसेज हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज 55 और 6। अब एक काम आप कर दें, फिर मैं सवाल शुरू करता हूं। सवाल में वो कह रहे हैं कि 2 फिगर्स गलत हैं, उनको सही कर दो। द फॉलोइंग अमाउंट्स, अब ये FR1 वाली एडजस्टमेंट है जिसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। जैसे सवाल में लिखा होता था रिपेयर सैलरी में डाल दी, रिपेयर एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन बर्लिन। अच्छा मुझे बताएं, अगर अमाउंट्स बर्लिन में पे हुई हैं तो फिर रिकॉर्ड भी कहाँ होनी चाहिए? बर्लिन में। बर्लिन के खर्चे कहाँ माइनस होने चाहिए? बर्लिन में। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन बर्लिन हैव बीन चार्ज टू, गलती से कहाँ चार्ज कर दिए? कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, मेरे ख्याल से बर्लिन में हमने जैसन को रखा होगा। जैसन है बोतल फड़ा, जैसन शटर डाउन कर, और जैसन बाहर लिख के लगा जुमा ब्रेक, और जैसन इधर आ चल सफाई कर। तो भाई हमने किसी जैसन को रखा होगा, तनख्वाह दी उसको, लेकिन माइनस कर ली लाहौर की तनख्वाह के तौर पे, और किराया भी दिया बर्लिन में। थॉमस से हमने घर किराए पे लिया होगा या दुकान किराए पे ली होगी बर्लिन पे, थॉमस को किराया दिया, लेकिन हमने समझा हमने रशीद को दिया है, तो हमने लाहौर वाला खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें ना सारी बातें बेजान है, बस ये बात मेन है। ये पेमेंट्स हैं कहां की, तो रिकॉर्ड कहां होनी चाहिए? बल्कि मुझे लफ्ज बोलना चाहिए माइनस। माइनस कहां होनी चाहिए? बर्लिन में। माइनस हो कहां गई? लाहौर में। तो मेरे ख्याल से बर्लिन में माइनस करनी चाहिए थी, अब हम कर देते हैं, और लाहौर में माइनस हो, तो इसकी एंट्री रेक्टिफाइंग इस तरह बनेगी, एक्सपेंसेस ऑफ बर्लिन डेबिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ लाहौर क्रेडिट। ये रेक्टिफाइंग एंट्री इस तरह की बनेगी, तो ये एक एंट्री बन जाएगी। तो लाहौर के खर्चे बढ़ा दें और बर्लिन के खर्चे, सॉरी उल्टा बोल गया, बर्लिन के खर्चे रिकॉर्ड कर दें और लाहौर के खर्चे उल्टा दें, क्योंकि वो लाहौर का खर्चा है ही नहीं है। अब 2 फिगर्स बताएं जिसमें गलती है। नहीं 1 2 3 4 5 6 8 9 फिगर्स है ना, इसमें से 2 फिगर्स बताएं जिसमें गलती है। एक 29 गलत है और एक 15 गलत है। चलें जी, वर्किंग 1 स्टार्ट करें। सवाल को पहले सही करते हैं फिर शुरू करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी किस किस में मसला है? अनएडजस्टेड फिगर्स बताएं जी, 29 और एज पर क्वेश्चन। किसी टॉपिक में FR1 के टीचर ने अनएडजस्टेड फिगर्स लिख के एडजस्टमेंट्स पोस्ट करके एडजस्टेड फिगर्स निकलवाई हैं? किस टॉपिक में? कैश फ्लो में।
एरर करेक्शन में करवाई होंगी शायद, पता नहीं। तो अनएडजस्टेड फिगर्स लिख के उसमें एडजस्टमेंट पोस्ट करके चलें जी। फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन बर्लिन हैव बीन रिकॉर्डेड इन लाहौर। खर्चे कहां माइनस कर दिए, कहां करने थे, तो बर्लिन में कर दें। बर्लिन में खर्चे ऊपर ना देखें पॉजिटिव पड़ा जाए नेगेटिव, आपने बस सोचना है खर्चे कहां गए हैं बर्लिन के। बर्लिन में रिकॉर्ड करें 5, यहां खर्चे रिकॉर्ड कर दें, जहां यहां तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके होंगे तो यहां उल्टा दें। इसका नाम एडजस्टेड फिगर्स। ये लाइन जरा एक दफा आखिरी दफा पढ़ लें। द फॉलोइंग खर्चे पेड इन बर्लिन, तो माइनस क्या होने चाहिए, इन बर्लिन। हो कहां गए हैं, उल्टा दें। ओके, अब एक काम अगर मैं करूं, देखिएगा सारे, पहले उधर नोट कर लो, कैमरा करो जरा। मैं सोता हूं तुम कराटे मारो। ओके, उठ जाए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जाना बादामा माताना मशहूर। चलो जी, ले आओ इधर कैमरा। अब अगर मैं इस तरह करूं, मोबाइल वाले भाई, अगर मैं इस तरह करूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। देखा नहीं आपने, अगर मैं इस तरह करूं, और असल में 3 गलतियां थी ना सवाल में, ये भी गलती थी 30 रुपए वाली, और मैं इस जगह सही वाली फिगर्स लिख दूं 41, 27, तो अब क्या मैं नीचे वाली लाइनों को काट सकता हूं, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है। अब मैंने खुद ही फिगर्स क्या कर लिए हैं, सही कर लिए हैं। क्लियर? चलें, अब हम सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सवाल इस काबिल हो गया है कि इस मलंग ने जितना हमें छेड़ना था छेड़ दिया। अब सब्जी कट चुकी है, बस हांडी में डालनी है, लेकिन वहां भी थोड़ी सी आपको पता है फिर प्लानिंग की जरूरत होती है, वरना प्याज सड़ जाएं तो फिर मसले की बात होती है। ओके, अब एक और मैं काम करने लगा हूं ताकि आपको आंखों में देखने में अच्छा लगे। मैं इस सवाल के डेटे को इस फॉर्मेट पे लाने लगा हूं। 3 कॉलम्स डालने लगा हूं मैं वर्किंग 2 में। मेरी इनकम कितनी है इस साल की, मेरा टैक्स कितना है इस साल का, और मेरा पुराना लॉस कितना है। 3 कॉलम, मेरी इनकम इस साल की, मेरा टैक्स इस साल का, और मेरा पुराने साल का लॉस। तो ये 3 कॉलम डाल के मैं इस सवाल को और ज्यादा आसान करने लगा हूं ताकि फिर हमें क्वेश्चन 9 और 11 एक ही जैसे लगे। वर्किंग 2, वर्किंग 2, सिंप्लीफाई डेटा। मैं डेटा को सिंप्लीफाई करने लगा हूं। ओके, शायद अभी सवाल का फेस बनाने की तैयारी चल रही है, अभी तक फेस की तरफ मैं मूव नहीं किया। मैं 3 हेडिंग्स देने लगा हूं। नहीं, फॉरेन इनकम ना लिखें, खाली इनकम, इनकम, टैक्स और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ये 3 हेडिंग्स दे दी। अब मैं देखता हूं कि मेरे सवाल में कितने हेड हैं। पिछले सवाल में तो काफी सारे हेड थे, इसमें मैं देखता हूं कितने हेड्स हैं। 41 पे उंगली रखें और हेड का नाम बताएं। बिजनेस लाहौर, बिजनेस लाहौर, तो ये वाला हेड हो गया एक। इधर उंगली रखें 40 और 27 पे और बोलें बिजनेस फॉरेन। मैं भी प्रॉफिट या लॉस तो नहीं पूछ रहा आपसे, मैं तो हेड्स के नाम पूछ रहा हूं। पहले 41 पे उंगली रखें, हेड का नाम बताएं। बिजनेस पाकिस्तान।
इसका नाम बताएं 40 और 27 का। बिजनेस, फॉरेन, ये दो हेड्स हो गए अभी तक। एक ये वाला हेड हो गया, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। तीसरा हेड कैपिटल गेन पेरिस, तो इसका नाम कैपिटल गेन फॉरेन। तो देयर आर 3 हेड्स, लाहौर, पेरिस बर्लिन और पेरिस का कैपिटल गेन। तो देयर आर 3 हेड्स ऑफ इनकम। चलें जी, इनके नाम लिखें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान सोर्स, और दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लेकिन कौन सी? फॉरेन सोर्स। 41 इज इनकम और 10 इज टैक्स, देयर इज नो पुराना लॉस। 41 is income, 10 is tax, there is no purana loss. तेरह, 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 8, please try to win class. 8, 8, that's it. What is this? फॉरेन बिजनेस। बर्लिन वाले लॉस पे भी टैक्स मांग रहे हैं, इनको डॉगी ने काटा है। बर्लिन वाले लॉस पे भी टैक्स मांग रहे हैं। इट इज फॉरेन टैक्स। सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना मैं डेटे को। अच्छा, अब ये दोनों आ गए। इसके बाद इस 30 के बारे में बताएं। फॉरेन कैपिटल गेन कितना? 30। हाँ, इसका टैक्स अंदर पड़ा रे, इसका टैक्स अंदर पड़ा कि ना 3। पुराना लॉस फॉरेन बिजनेस। यकीन ना आवे तो मैं फॉरेन बिजनेस क्यों बोल रहा हूं? मैं फॉरेन बिजनेस इसलिए बोल रहा हूं कि पुत्र मैं ये 55 है, 55 के बाद मेरी आंखें गई उत्ते ते फॉरेन, ते मेरी आंखें गई खबे ते बिजनेस। तो मुझे कोई हार्म तो नहीं हो रहा चीजों का। तो 55 के ऊपर और दाएं बाएं देख के मुझे पता चलेगा क्या है। ओ, हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा उधर देखेंगे, हमें ऐसे पता चलेगा पेपर में। नहीं, फिर भी हमें कैसे पता चलेगा? जी बोले। पुराना लॉस 55, चा चा पा। आप बताइए व्हाट इज 6? 6 इज फॉरेन कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। जी बोले। नोट करेंगे। वर्किंग 2, वर्किंग 2 में आपने चीजें वर्कआउट की हैं। हाँ, इसलिए इसका नाम वर्किंग 2 है। जी ना ना ना, इसके साथ नहीं लिखा हुआ कहीं भी। जरूरी नहीं, वो थोड़ा जब भी होगा टैक्स, जब भी होगा वो बताएगा कि नेट है। दिस अमाउंट इज नेट ऑफ। नहीं, एडवांस का मतलब है कि साल खत्म होने से पहले आपने दे दिया गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसकी एंट्री भी की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमेशा जब भी कोई चीज नेट ऑफ टैक्स होगी वो बताएगा, वरना हम हमेशा ग्रॉस अज्यूम करेंगे। टैक्स पेड लिखा है, पेड का तो यही मतलब है ना कि पे हो चुका है। हाँ, तो पे होने के मतलब उसने एंट्री की होगी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। आपने कहाँ को लग रहा है खर्चे में डाला है? जब भी होगा खर्चों में पड़ा हुआ या कुछ इस तरह वो बताएगा, तो नहीं टेंशन लेंगे। ओके, चलें जी 1 मिनट लगाएं और इसको रिवाइज करें दोबारा। रिवाइज करें। 40 क्या है? 41 क्या है? पाकिस्तान का बिजनेस। इस साल का इनकम कितनी? पाकिस्तान में टैक्स कितना जमा करवाया? 10। बाहर के मुल्क में ये बंदे ने क्या गुल खिलाए? एक जगह 40 का गुल खिलाया, एक जगह 27 की गुली इसको खिलाई गई। तो
बाहर के बिजनेस का प्रॉफिट बताएं। 13। मेरा नहीं, कॉन्सेप्ट गलत मत करें प्लीज। 13 14 माइनस 27। अच्छा जी नेक्स्ट। अब मुझे बताएं कि बाहर के मुल्क के टैक्सेस 5+3। चुप करो यार। बाहर की कैपिटल गेन इनकम बाहर का टैक्स पुराना लॉस बाहर का 55 और पुराना लॉस कैपिटल गेन वाला बाहर का 6। अब ये लिखें लाइक क्वेश्चन 9 बन गया। क्वेश्चन 9 की तरह डाटा बन गया सारा। अब सिर्फ सॉल्व करना है। ओके बिल्कुल टाइम ज़्यादा होने लगा। लाइक क्वेश्चन 9 बन गया। अब शुरू करते हैं जी। अच्छा 3 चीजें हो गई। नंबर 1 इनकम इस साल की, टैक्स इस साल का और पुराना लॉस। इसमें भी यही था, इनकम इस साल की, टैक्स इस साल का, पुराना लॉस। ओके मिस्टर असलम एंड ब्ला 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 जी। कोई लफ्ज बोलने कहां से स्टार्ट करूं? अलिफ बा अलिफ। कौन सी इनकम? बा बा जा बैट। वापस आ जाए तो अलिफ होगी पाकिस्तान सोर्स इनकम और बा होगी फॉरेन सोर्स इनकम। शुरू करें जी। अब क्वेश्चन पे नहीं जाना। पाकिस्तान सोर्स कितनी जी? 41। फॉरेन लॉसेस में भाई ये रूल है कि जिस हेड का फॉरेन लॉस होगा उसके प्रॉफिट को अंदर बुला लेंगे अगर पुराने साल का लॉस हुआ। अगर फॉरेन में पुराने साल का लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट को अंदर बुला लेंगे। तो ये तो अभी मिटाने लगा मैं, क्योंकि अब ये तो किसी काम का नहीं। और मैंने उस क्लास में इसको भी ऐसे मिटा दिया था। इसको अभी ना देखें, अभी टैक्स क्रेडिट निकालते हैं, इसको देखेंगे। अब क्या करें मुझे बताएं। 13 का कोई पुराना भाई पड़े, 13 को 30 का कोई पुराना भाई पड़े, 30 को भी बुलाएं। 13 का भाई पड़ा है, इसको अंदर बुलाएं। 30 का भाई पड़ा है, इसको। आज की भाई एक्शन खत्म, क्योंकि घर जाके आप नहीं करते। अच्छा तो 13 का भाई पड़ा है उसको अंदर बुलाएं और 30 का भाई पड़ा है उसको भी अंदर बुलाएं। हर फॉरेन इनकम को अंदर बुलाएं अगर उसका भाई पड़ा है जी। साथ साथ मोबाइल भी यूज हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, वीएन भी हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस 13 ये हो गई करंट ईयर की। ये किस साल की होगी? करंट ईयर की। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना जी? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स लॉस 42। इसका कोई प्रॉफिट पड़े, इसको सॉरी पुराना कोई लॉस पड़े, इस 30 को अंदर बुलाएं। 30 लोर 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 किशोर 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 मेरा भाई भेजो भेजो मेरा भाई पुराने साल का। उठ 6 उठ। मैं आ गया यार। मुझे पता है कई साल से 65 जवाब आ रहा है इसका। आप लोग ना करें, नोट करें यहां जी। अब आपसे करूंगा क्लास के बाद। बिल्कुल तुम तीर आजमाना में जिगर आजमाऊंगा, उल्टा कर दो। अच्छा तुमने सोचा मौका अच्छा मैं जमाई ले लूं। यस सर, आगे से मादरत नहीं। यस सर। अम्मी कहे तुमने सोचा मौका अच्छा टाइम जाया कर लूं। जी अम्मी यार हाथ हो गया। ओके अब वो टैक्स निकालें। दूसरी क्लास में 22 निकाला था, 22
1330 आंडा 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 जमा 35% ऑफ 35% ऑफ जवाब बताएं जी। 21.9 को क्या कर लिख लो 22 लिख लें, उसकी जान तो नहीं निकल जाएगी असलम की, जान तो निकलने लो। 22 मिलियन। चलें जी NOTE करें। आप मुझे बता दें ये टैक्सेस खोल लूं जी, कितना है 10। ये 10 फॉरेन टैक्स नहीं है, ये वो टैक्स होता था जो एंड पे न्यूमेरिकल के माइनस होता था, एडवांस टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम। ये वो टैक्स है जो न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होता था, ये न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होता था। तो इस 10 को छोड़ें अभी। फॉरेन इनकम कितनी है ये और ये, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट नंबर 1 किस पे, और बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स। बताएं जी फॉरेन टैक्स, जल्दी 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 8 या पाकिस्तान टैक्स। वो कैसे निकलता है किसी को याद हो, पहले समझ लें यार, समझ लें पहले चीजें। 22 ए ओवर बी नहीं है, 22 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 0। जवाब लेस, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा हूं पिछले वाले सवाल का। लेस लोअर ऑफ फॉरेन। जी मोहतरम, फॉरेन टैक्स किसी बच्चे को पता हो कितना पे किया है? सवाल की तरफ मत देखो, वर्किंग टू फॉरेन टैक्स 3, पाकिस्तान 22 डिवाइडेड बाय 3 और 8 में से लोअर 3। पाकिस्तान में कहीं भी आपने जिंदगी के किसी मोड़ पे टैक्स दिया हो ना, न्यूमेरिकल के एंड पे याद रखिएगा वो माइनस करना। ये न्यूमेरिकल के फॉर्मेट भी जाके देखें, चैप्टर 19 में जो बना हुआ है उसमें एडवांस टैक्स पेड ऑन बिजनेस सबसे एंड पे माइनस होता है। बस पाकिस्तान में कोई लोअर ऑफ का चक्कर नहीं है, पाकिस्तान में आप जो भी टैक्स पे करेंगे वो एंड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेस एडवांस टैक्स इन पाकिस्तान पेबल टू गवर्नमेंट 9। अब्दुल्ला इंश्योर करें तीनों क्लासों में सफे पड़े हैं जो बांटने हैं। चलें जी ठीक है, जाते रहें जिसने जाना है। ओवर।